अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और एक फ़नी क्लिप भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं आज ज़रा थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँगा, मेरी स्पीड ज़रा स्लो होगी तो उसके लिए पहले से माज़रत, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है तो इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बात कर सकूँगा। तो मेरी आज स्लो स्पीड को अगर आप, मैं ख़ुद आपको कहूँगा कि अगर आप उसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हैं वीडियो की तो बेशक कर लीजिएगा। लेकिन जो ख़बरें हैं वो आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। एक ख़बर जो है वो सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है और वो ख़बर ये है कि पिछले कई दिनों से बातें चल रही थी कि उनको पाकिस्तान जो है वो वापस लाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। और DG ISPR ने यह भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि वो वतन वापस आएँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया था। इस पर फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, उनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं यहाँ पे वापस लाना चाहिए, उन्होंने कानून तोड़ा हुआ है, आइन तोड़ा हुआ है। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि अहले खाना ने, ख़ानदान ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो वापस आएंगे। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो है उनको पाकिस्तान वापस शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ का इंतज़ार है वो ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी फ़ाइनल अप्रूवल दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से आपने फ़्लाई करना होता है वहाँ से डॉक्टर्स पहले फ़ाइनल अप्रूवल देते हैं, उसके बाद आप वहाँ से फ़्लाई कर सकते हैं। तो बस सिर्फ उनका इंतज़ार है। तो वी कुड बी एक्सपेक्टिंग जनरल परवेज़ मुशर्रफ बैक इन पाकिस्तान अगले 24 से 48 घंटे के अंदर। तो एक तो ये अहम खबर थी। दूसरी एक खबर जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का आपको याद है कि जब उनका इंतकाल हुआ था तो एक मामला जिसके ऊपर फंस गया था, हमने उसके ऊपर 2-3 व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर किए थे कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो है वो उनको दफनाने से पहले उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और पुलिस उस वक्त इंसिस्टेंट थी कि जी आप इनका पोस्टमार्टम करने दें, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है तो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनके जो अहले खाना थे, ख़ास तौर पे जो उनकी पहली बेगम थी और उनके जो बच्चे थे, उनका बेटा जो है जो बरतानिया से आया था उस वक्त तदफीन के लिए, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था और उसकी वजह से उनकी उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। अब आज कराची की सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो एक शहरी ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि जी मौत की वजूहात जो हैं वो सही तरह पता होनी चाहिए, तो इनका पोस्टमार्टम जो है वो होना चाहिए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और उनका पोस्टमार्टम करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब ये मैंने उस वक्त भी, जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि किसी भी फैमिली के लिए बहुत एगनाइजिंग मोमेंट होता है कि एक आपका प्यारा जो इस दुनिया से चला गया हो, आप उसकी कब्र कुशाई करवाएं, दोबारा कब्र को खुदवाएं, डेड बॉडी को बाहर निकलवाएं और उसके बाद आप पोस्टमार्टम सारा कुछ करवाएं। तो बेहतर यही था कि आप उसी वक्त करवा लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पूरी फैमिली को जो है वो इस प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ेगा, अब क्योंकि कोर्ट ने जो है ऑब्वियसली ये डिसीजन दिया है। वैसे उस वक्त भी जो है ये बेसिकली मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे उस वक्त थे उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि हाँ जी ठीक है, पोस्टमार्टम के बगैर आप बॉडी को दफना दें। पुलिस के सर्जन को भिजवाया गया था और उस सर्जन ने जो है वो ज़ाहिरी तौर पर देख के तो उसके बाद तदफीन का कह दिया था कि जी ठीक है आप इनकी तदफीन कर दें। लेकिन पुलिस, मैं ये बात जानता हूँ कि पुलिस इसके हक़ में नहीं थी। बहरहाल ये एक फ़ैसला जो है वो सेशन कोर्ट की जानिब से आज आया है, जो हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो एक गैलप सर्वे है वो सामने आया है। गैलप सर्वे जो है वो पूछा गया है, इसमें सवाल पूछा गया है कि जी पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो पाकिस्तान में अपने मुस्तक़बिल को महफूज करार देते हैं। तो 74% लोगों ने जो है ये कहा है कि जी हम समझते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल जो है महफूज है। 24% ने अलबत्ता ये कहा है कि जी हम अपना मुस्तक़बिल जो है वो गैर महफूज समझते हैं। दुनिया के 24 ममालिक के 19,000 से ज़ायद अफराद ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था। यानी हर मुल्क के शहरियों से यही सवाल किया गया था कि आप अपने मुल्क के अंदर जो है कितना अपने आप को महफूज कंसिडर करते हैं। तो पाकिस्तानियों की ये जो शरह है इंटरेस्टिंगली वो फ़िनलैंड, टर्की, बरतानिया, जर्मनी और जापान से बेहतर आई है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को इस मुल्क में महफूज तस्वुर करते हैं और इन बड़े बड़े मुल्कों से भी जो है वो पाकिस्तान की ये रेशो ज़्यादा बेहतर आई है। इसके अलावा एक ख़बर पंजाब के हवाले से, हमने आपसे कल ये ख़बर शेयर की थी कि कराची के हवाले से तो ये नोटिफिकेशन सामने आ गया था कि रात को 9 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कल रात से शुरू हो गई थी। बल्कि मैंने चंद जो मार्केट्स के जो ताजरान के जो सदूर हैं
उनके मैंने बयानात देखे तो उन्होंने भी ये कहा कि जी हम इसकी एक्चुअली इस कदम को सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो पंजाब के हवाले से अब ख़बर ये है कि पंजाब के अंदर भी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मार्केट्स को जो है ऑन बोर्ड ले के ये फ़ैसला किया जाएगा। अब इस सिलसिले में आज जो है वो बाकायदा तौर पर कागजी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद मार्केट जो हैं अब देखते हैं कि रिस्पॉन्ड वो कैसा करती हैं। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है तो मार्केट्स ने इस चीज़ को बहुत रेजिस्ट किया था, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा कदम होगा। अच्छा, इसके अलावा एक ख़बर जो है वो फैसल जावेद साहब के हवाले से है। फैसल जावेद साहब सेनेट के अंदर तकरीर कर रहे थे और उनकी एक तकरीर जो है उसकी अब मुख्तलिफ मीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं। फैसल जावेद साहब की वजह शोहरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एक्चुअली उनकी अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसर के तौर पे किस तरह कि हमेशा जलसों के अंदर जब इमरान खान साहब ने कोई भी तकरीर करने के लिए आना होता था तो फैसल जावेद साहब जो है वो बाआवाज़ बुलंद वो जो होते हैं ना वो अक्सर आपने सुना होगा, ख़बरदार होशियार ज़िले इलाही आने लगे हैं, तो पूरे दरबार को अलर्ट कर दिया जाता था। तो जलसों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अलर्ट करने का काम जो था वो फैसल जावेद साहब का था। तो फैसल जावेद साहब बड़े पुराने फ़ैन रहे हैं इमरान खान साहब के, बड़े साल उन्होंने उनके साथ लगाए हैं। अब मसला फंसा हुआ है वही साजिश का और मदाखलत का। अब ज़्यादातर मतलब जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो अब इस चीज़ को बाय नहीं कर रहे, लेकिन फैसल जावेद साहब ने जो है इस सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। तकरीर में उन्होंने किस तरह समझाया कि साजिश किसको कहते हैं और मुदाखलत किस तरह कहते हैं और ये किस तरह दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो पहले उन्होंने नॉर्मली किस तरह बात कही है और एग्जैक्टली किस तरह समझाया है, आप ज़रा पहले एक दफ़ा वो देखिएगा। मदाखलत का कामयाब होना साजिश है। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? अब आपको समझ आई? अच्छा, मुझे नहीं आई, फिर भी फैसल जावेद साहब ने भरपूर समझाने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं आई। अब इसकी मीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें दो मीम्स हैं। पहले आप ये पहली मीम देखिए जो एक कवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बनाई गई है। अजीज़ मियाँ कवाल वर्जन इसको कहा जाता है, तो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर मैं अब दोबारा बात करता हूँ। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? अब ये एक मीम आपने देखी, अब इसी तरह एक और मीम भी इसी सिलसिले में बनाई गई है। यही फैसल जावेद साहब का क्लिप है और ये मीम भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? तो ये जनाब आपने फैसल जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी। अब आप इसको 3 दफ़ा मैंने आपको सुना दी है। अगर आपको 3 दफ़ा भी समझ नहीं आ रही ना तो फिर मैं और आप एक जैसे ही हैं। मैं और आप बिल्कुल एक ही कश्ती में सवार हैं और जिनको समझ आ गई है वो आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर सपोर्टर हैं और वो पीटीआई के लोगों को वोट देंगे। हम लोग ज़रा कम अकल लोग हैं, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि फैसल जावेद साहब कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, फैसल जावेद साहब की बात फिर यहाँ पे भी सिर्फ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फैसल जावेद साहब ने जो है वो छोटा जा निक्का जा फ्रेश एडिटेड वर्जन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी उन्होंने बनने की कोशिश की। वो आपको याद होगा, ये नज़र भी आपको आ रहा होगा, भुट्टो साहब ने जनरल असम्बली की जो एक वो तकरीब थी जिसमें वो इजलास था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी, तो उस वक्त जब 1971 का मामला चल रहा था तो उन्होंने एक मुआहदा जो सामने रखा गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसको ठक ठुक करके फाड़ दिया था। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। तो फैसल जावेद साहब ने भी जो है ना उन्होंने बजट के साथ जो है वो भुट्टो बनने की कोशिश की है। तो उन्होंने बजट का क्या हाल किया है देखिएगा ज़रा। कागज़ मिल गया? अपनी बात कागज़ ही है सर, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। ये कागज़, ये क्या है कागज़? ये कागज़, ये बजट है, ये बजट है, ये गरीब को देगा। ये कागज़
थैंक यू सर। तो ये जनाब फैसल जावेद साहब का ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो मूवमेंट था जो इन्होंने इन्जॉय किया, और कल से फैसल जावेद साहब हर किस्म की मीम्स का टारगेट बन रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भी इनके ऊपर इस तरह काफ़ी मीम्स बनने वाली हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ही कासिम सूरी साहब की है जनाब। कासिम सूरी साहब ने वैसे तो कासिम सूरी साहब अपने बयानात के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं और इस किस्म के बयानात वो देते रहते हैं, लेकिन ये जो एक रीसेंट बयान कासिम सूरी साहब ने दिया है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी एम्बैरेसिंग बयान है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं, मैं इसको काफ़ी एम्बैरेसिंग बयान कहूँगा, क्योंकि आपको याद होगा ये कासिम सूरी साहब वही साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को उस कंटेनर पे खड़े होकर कहा था ज़रा थोड़ा जा इस्लामी टच देना ज़रा। तो वो इस्लामी टच वाले जो कासिम सूरी साहब है ना, उन्होंने अब एक न्यूट्रल टच भी दिया है, और न्यूट्रल टच अपनी ट्वीट में क्या किया है, उन्होंने कहा जी शाहीन, गौरी, गजनवी, अब्दाली और नसर को भी एक दफ़ा चेक कर लिया जाए। ये कौन है भला? ये हमारे मिज़ाइल्स हैं, ये हमारे दिफाई इदारों के मिज़ाइल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। तो उन्होंने कहा जी शाहीन, गौरी, गजनवी, अब्दाली और नसर को भी एक दफ़ा चेक कर लिया जाए, कहीं वक्त पड़ने पर ये भी न्यूट्रल ना हो जाएं। ये इन्होंने बात कही है। अच्छा, ये अपनी तरफ से इन्होंने जुगत मारी है, ये अपनी तरफ से जुगत मार रहे हैं, और ये इस किस्म की बात कर रहे हैं कि बेसिकली असल बैकग्राउंड यही है, इनके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि फ़ौज को ये लोग डायरेक्टली बात कर सकें। अगर आपने वाकई इतना तपड़ दिखाना है और आप इतने बड़े को एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, तो फिर दे ना डायरेक्ट बात करें। ये इधर उधर मस्खरेपनों का क्या फ़ायदा, ये जुगते मारने का क्या फ़ायदा? मतलब आप कोई स्टेज आर्टिस्ट तो नहीं है कि आप जो बात करते हैं वो कॉमेडी के साथ करते हैं। अगर इतना तपड़ है, अपने आप को इतना बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं, तो फिर डायरेक्टली बात करें ताकि पता लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन सूरी साहब जो हैं वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जी ये ना हो कि वक्त आने के ऊपर जो मिज़ाइल्स हैं वो ही काम ना करें। अब कासिम सूरी साहब जो हैं ये जिस किस्म की बात कर रहे हैं, ये मैं इस किस्म की बात जो है ना वो किसी दुश्मन मुल्क के बंदे से तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बीजेपी का बंदा हो, कांग्रेस का बंदा हो, वो इस किस्म की भोंडी किस्म की बात जो है वो कर सकता है पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के बारे में। लेकिन एक अपने ही बंदे से, एक अपने ही पॉलिटिशियन से इस किस्म की बात सुनना जो है ना, उसको दिल दुखता है ये चीज़ सुन के कि आप किस चीज़ के बारे में क्या बात करें। अगर आपके अंदर इतना तपड़ है, अगर आप वाकई अपने आप को बड़ा को दिलेर किस्म का सियासतदान समझते हैं, तो मेरे भाई डायरेक्टली बाजवा साहब का नाम लेके बात करें ना, डायरेक्टली उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं ताकि पता लगे अगर आपके पास है क्या। आपके सारे के सारे जितने भी पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट तो बात करने की हिम्मत है नहीं। डायरेक्ट बताएं क्या हुआ था। अगर आप वाकई इतना जो है वो रखते हैं, इतना अपने अंदर वो जुर्रत रखते हैं, तो डायरेक्टली बात करें। लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, इस किस्म की जो है मस्खरों वाली चीज़ें जो है ना वो आप बात करेंगे। आप ये ज़हन में रखिएगा, ये आप पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं। और इससे पहले इमरान खान साहब ने भी जो है वो न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से डी न्यूक्लियराइज़ करने की बात की थी, जिसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी। तो कासिम सूरी साहब को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ज़हन में रखिएगा कि कासिम सूरी साहब जो हैं वो काफ़ी देर तक जो है वो अभी तक जो है वो एक स्टे ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, तो सोच समझ के मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हवाले से है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम जो है वो काफ़ी दिनों से वो लिया जा रहा था चेयरमैन नैब के लिए, लेकिन मकबूल बाकर साहब के नाम के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून को एतराज़ है और वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको पुश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी जो है वो मकबूल बाकर साहब के लिए एक अच्छे अल्फाज के अंदर ऐलान हुआ था कि जी हम भी समझते हैं कि उनको होना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सुनने में आ रहा है कि राजा रियाज साहब भी जो है वो एतराज़ उठा रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो नाम मुस्लिम लीग नून का देना चाह रही है हम उसके ऊपर रजामंद नहीं हैं। अब इस सारी चीज़ से जो है एक डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हो रही है। अब डेडलॉक की सूरत हाल सिर्फ यहाँ पैदा नहीं, ये ज़हन में रखिएगा 2 जून से नैब चेयरमैन का ओहदा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, हमारे पास नैब चेयरमैन नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत जो है ना, इत्तेहादी हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनसे ओहदे फिल ही नहीं हो रहे, इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने ओहदे फिल किस तरह करने हैं। मतलब बलोचिस्तान का, केपी का, सिंध का गवर्नर इस वक्त केपी का और बलोचिस्तान का गवर्नर नहीं है आपके पास, ठीक है, उसको अब तक ये लोग अनाउंस नहीं कर सके हैं। तो इसी बात से अंदाज़ा होता है कि कितनी सीरियसनेस जो है चल रही है। और वहीं पे
ANP से रिलेटेड भी ये खबर है कि ANP भी इस बात के ऊपर नाराज़ हुई है कि KP का गवर्नर जो है, हमें कहा गया था कि हमें ये दिया जाएगा, इसके अलावा हमें एक अहम वजारत का भी कहा गया था, वो भी हमें नहीं दी गई है। तो ANP के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि वो इस नाराज़गी के बलबूते के ऊपर हो सकता है हुकूमत छोड़ने तक जो है वो बात चली जाए। एक और ख़बर जो है वो ARY न्यूज़ से रिलेटेड है। एक ही दिन में 2 बुरी खबरें ARY न्यूज़ के लिए आई हैं। एक तो ये खबर आई कि आपको याद होगा खावर घुमन साहब ने एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में कहा था कि जी 50 लाख रुपए, तकरीबन 48 लाख रुपए खर्च किया गया है मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए सरकारी घर की तज़ीन व आराइश के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस खबर को डिनाई किया, ट्वीट किया कि जी ना तो मैं उस घर में कभी गया हूँ, ना मेरा रहने का इरादा है, मैं अपने घर में रहता हूँ F7 के अंदर, गाड़ी भी मेरे अपने पास है और घर भी मेरे अपने पास है, मुझे पेट्रोल भी नहीं चाहिए। तो ख़बर उनकी जो है वो काफ़ी हद तक गलत साबित हुई थी। अब पेमरा ने जो है वो इस सिलसिले में ARY न्यूज़ को नोटिस भेज दिया है कि आपने ये गलत खबर चलाई है, इसका आप जवाब दीजिए। अब खावर घुमन साहब अभी रिसेंटली उन्होंने ARY ज्वाइन किया है बतौर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में अभी महीना भी नहीं हुआ। तो पहले महीने के अंदर ही जो है वो खावर घुमन साहब की वजह से ARY न्यूज़ को ये नोटिस आ गया है। दूसरी खबर कल रात की है ARY न्यूज़ से रिलेटेड। ARY का जो ट्विटर अकाउंट है कल रात को वो हैक कर लिया गया, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप अगर अभी भी ट्विटर के ऊपर जाके, बल्कि मैं आपके साथ ही यहाँ पे इसको चेक भी कर लेता हूँ कि उसको अगर आप जाके देखें तो वो कल रात को हैक कर लिया गया और जिन लोगों ने हैक किया उन्होंने इसका नाम, इसकी फ़ोटो ID सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये ट्विटर का ये जो हैंडल है जिसके तकरीबन कोई 45 लाख फॉलोअर्स हैं, हम इसको बेचने के लिए तैयार हैं, आप DM करके हमारे साथ जो है वो सौदा करें तो हम जो है इस ट्विटर हैंडल को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसकी वजह से काफ़ी परेशानी, ऑब्वियसली किसी भी चैनल का अगर ट्विटर अकाउंट हो और वो हैक हो जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। तो उसको कल रात से ARY की मैनेजमेंट की जानिब से कोशिशें थी कि उसको रिस्टोर कर लिया जाए, वापस उसको गेन किया जाए, लेकिन अभी तक जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है ARY न्यूज़ का ट्विटर हैंडल जो है वापस उनके पास नहीं जा सका है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।